हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस पीसीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 365 मैगजीन का सोशल इश्यूज टॉपिक, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर 1 में कवर किया था। वुमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जैसे पे गैप का इश्यूज था, मेंस्ट्रुअल लीव का इशू था, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस क्या है, उसको मैंने डिस्कस किया था। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्टेटस है वुमेन्स का, इसको भी मैंने डिस्कस किया था। वुमेन्स को डिफेंस फोर्सेस में भी शामिल किया गया था, इससे रिलेटेड भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर केयर इकोनॉमी क्या है और वुमेन्स के अगेंस्ट जो वायलेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर 1 में कवर कर लिया है। और इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़कर हमसे जो भी आपका डाउट्स हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो चिल्ड्रेन से रिलेटेड जो जो इश्यूज हैं, जैसे उनको देखा जा रहा है कि रिसेंट में कि सोशल मीडिया का यूजेस बच्चों के बीच में काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो इसको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे इसको हैंडल करना है, क्या क्या लिखना है, ये टॉपिक है। दूसरा है कि एज ऑफ जो कॉन्सेंट है, मीन्स कोई एडल्ट है या फिर बच्चे हैं तो उनसे सहमति ली जाती है, तो कौन से एज ग्रुप में सहमति लेने पे वो लीगली वैलिड है। उसके साथ साथ चाइल्ड मैरिज का क्या स्टेटस है। देन जो चाइल्ड मैरिज में अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है उससे रिलेटेड क्या क्या है। और डे बाई डे देखेंगे कि जो चाइल्ड लेबर है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न है। तो ये जो भी मेन चिल्ड्रन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसको देखेंगे, और साथ में हम कवर करेंगे जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, इसको एलिजिबिलिटी कैसे क्या है, और इसको कौन डिफाइन करता है, स्टेट करता है या फिर सेंट्रल करता है, इससे रिलेटेड हम देखेंगे। और साथ में जो LGBTQ कम्युनिटी है उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने उनके मैरिज को लेकर एक जजमेंट दिया था, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जैसे जो 60 प्लस एज ग्रुप वाले हैं, उनमें क्या क्या इश्यूज हैं उन एजिंग की वजह से, उसको कैसे टैकल करना है, ये सारा हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। देन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, मीन्स डिसेबिलिटी के कारण जो इनका बॉडी फुल्ली वर्क नहीं करता है, उनसे रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स हैं और क्या क्या इनिशिएटिव हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे। और ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखेंगे कि यूपीएससी जनरली यहाँ से 60 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन जनरली सोशल इश्यूज से पूछती है। तो अपने सोसाइटी में जो क्या क्या इश्यूज हैं यही बेसिकली पूछते हैं, तो आइए हम डिस्कस करते हैं डीप में यहाँ से। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनकेस आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कि जो सोशल मीडिया पे देखेंगे चिल्ड्रंस का इंगेजमेंट डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, मीन्स वो जो डिस्प्ले का ड्यूरेशन है, जो टाइम कंज्यूम करने का, वो देखेंगे ये भी बढ़ता जा रहा है। और ये बोला गया एक सर्वे के अकॉर्डिंग कि जो 60% जो किड्स हैं, शहरों में रहने वाले जो किड्स हैं, वो डेली बेस पे 3 घंटे से अधिक का टाइम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दे रहे हैं। तो इनकी वजह से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जब बच्चे इतना ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, तो इनमें कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, मीन्स उनका क्या क्या रोल है। तो उसमें रोल देखा जाएगा तो एक तो पेरेंट्स का रोल होता है, दूसरा रोल होता है कि जो स्कूल्स हैं उनका क्या रोल है, फिर थर्ड रोल है जो चिल्ड्रंस है जो कंज्यूम कर रहे हैं उनका क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है। और उसके साथ साथ देखेंगे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मीन्स जिस पे टाइम कंज्यूम करते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, तो इनका क्या क्या रोल है। तो पहला हम देख लेते हैं कि पेरेंट्स के लिए क्या क्या इशू है। तो बेसिकली देखेंगे कि जो मेट्रो सिटीज़ होता है वहाँ पे रहने वाले जो भी कपल्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि वर्क करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्क करते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों का प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलता है अपने पेरेंट्स के द्वारा। तो वो क्या रहता है कि वो बच्चे अब सोशल मीडिया पे ही वो टाइम पास करते हैं, और इसी टाइम पास करने को ही आईपैड किड इश्यूज बोला जाता है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। सपोज पेरेंट्स चले गए ऑफिस तो उनको टाइम पास करने के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं मिलता है।
तो पहला ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनकी क्रिएटिविटी जो है वो भी एक मेन रीज़न है, क्योंकि देखेंगे जो यूट्यूब है, इंस्टा हुए, फेसबुक हुए, ट्विटर हुए या अदर कोई भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे देखेंगे कि डे बाय डे इतने क्रिएटिव और इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आते हैं, तो वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो लोग अट्रैक्ट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे वो टाइम ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और इसकी वजह से दोनों लोग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनको भी बेनिफिट होता है, बट ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है जो बच्चे होते हैं उन पे, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे देखेंगे कि ऐसा क्रिएटिव साउंड रहता है उसमें, टेल जो स्टोरीज रहती हैं या विजुअल जो फॉर्म्स रहते हैं इतने अच्छे होते हैं कि बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। और इसके साथ साथ जो इसको बूस्ट करने का काम किया था स्कूल्स ने, क्योंकि जब आप जानते होंगे जब कोविड-19 आया तो सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो गए, तो उसका एक अल्टरनेट निकाला गया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे यूट्यूब पे हुआ या फिर कोई अदर पर्सनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे टीचिंग किया जा सके। तो उनकी वजह से भी जो डिवाइसेस हैं उनको पेरेंट्स को देना पड़ा अपने बच्चों को। तो पेरेंट्स के जब दे दिए अपने बच्चों को डिवाइसेस, तो बच्चों के पास वो हमेशा बैठ के मॉनिटर तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए इसकी वजह से उन लोगों का जैसे पढ़ाई के बाद जो अदर सोशल मीडिया पे है उन पे टाइम का कंजम्पशन बढ़ने लगा। तो ये दूसरा रोल हो गया। तीसरा रोल हो गया जो चिल्ड्रेन हो गए, तो इनमें बेसिकली क्या हुआ कि जो इनको ऐसा लगने लगा कि जो स्कूल्स हैं यहाँ पे देखेंगे कि डिजिटली पढ़ाने लगे, तो वो एक जो स्क्रीन होता है कंज्यूम करने का हैबिट पड़ गया, जिससे क्या हो रहा है कि, और दूसरा रीज़न ये है कि जब ये लोग बच्चे सोशल मीडिया पे टाइम बिताते हैं तो उनका जो रियल लाइफ में इश्यूज होते हैं और एंजाइटी होते हैं, ये इनको पता नहीं चलता है। मीन्स टेम्पररी बेसिस पे किसी को कोई इश्यूज है रियल लाइफ से, तो क्या करता है मोबाइल या फिर जो वेब सर्फिंग करने लगता है या वीडियोस देखने लगता है, तो सडनली थोड़े टाइम के लिए वो जो भी एंजाइटी होता है या जो भी इश्यूज की वजह से उनको टेंशन होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं। तो ये एक रीजन है। अगला रीजन है कि जो गवर्नमेंट है इसका प्रॉपर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि एडल्ट को कैसे देखना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है, किड्स को कैसे यूज़ करना है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को उधर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे टाइम देने के लिए। तो इसको देखेंगे कि हम इसको पॉजिटिव भी देख सकते हैं और नेगेटिव, जो जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके कुछ प्रोज भी होते हैं, मीन्स पॉजिटिव भी होते हैं, एडवांटेज भी होते हैं, और कुछ उसके कॉन्स या फिर नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो पहले तो हम पॉजिटिव देख लेते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि जब भी जो बच्चे रहते हैं गेम खेलते हैं या फिर सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, तो उनमें जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, मीन्स थिंकिंग या लॉजिकल जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, जैसे रीडिंग हुआ, राइटिंग हुआ, इसका स्किल्स बढ़ जाता है। उसके साथ साथ देखेंगे कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, मीन्स ये जब देखते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो जो दो साइडेड होते, दो साइड्स होते हैं, वन पर्सन का एक साइड, अदर सामने वाले पर्सन का एक साइड, तो ये दोनों जो साइड्स होते हैं इनको समझने का एक टाइम मिलता है। दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा है कि सोशल स्किल्स हो गया, जैसे देखेंगे कि जब सोशल मीडिया पे कोई दो फ्रेंड्स चैटिंग कर रहे हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगा, या फिर स्ट्रेंजर से बातें कर रहे हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन का स्किल्स बढ़ेगा। तो ये रीजन हो गया पॉजिटिव का। ये पॉइंट्स हो गए पॉजिटिव, जिसकी वजह से इसको पॉजिटिव की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसके साथ साथ क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ बच्चे आर्ट्स देख के वहाँ पे बनाते हैं, फिर राइटिंग के न्यू न्यू आइडियाज़ वहाँ से डेवलप करते हैं, वीडियोस मटेरियल से कैसे अपना क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो ये सारा इनके लिए प्लस पॉइंट है। और इसके साथ साथ एक और प्लस पॉइंट है कि इसकी वजह से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इनको यूज करने से आप ये देखेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है जनरली जो बच्चों तक नहीं पहुंचते थे वो भी बच्चों को इजीली एक्सेस हो जाते हैं। तो ये सारा पॉजिटिव हुआ। बट जब भी कोई पॉजिटिव या फिर एडवांटेज आता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज या नेगेटिव पॉइंट्स भी होता है। तो हम देखेंगे कि जब से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया तो देखेंगे साइबर बुलिंग, मीन्स जो नेट या ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को बुलिंग किया जाता है, ये वाले केसेस डे बाय डे देख रहे हैं बढ़ रहा है। इसके साथ साथ देखेंगे फेक न्यूज़ होता है, ये भी बढ़ रहा है। और जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कौन सा जो सोर्स है, न्यूज़ का सोर्स है, वो ट्रस्टेड है और कौन सा फेक है। तो ये आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो किसी भी ऐसे रैंडमली किसी टॉपिक पे ये
ट्रस्ट कर लेते हैं। साथ साथ देखेंगे कि इनका वैल्यू का जो डेवलपमेंट होता है ये भी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की वजह से ये कभी कभी देखेंगे बच्चे क्या होता है, ये खुद को नुकसान पहुंचाने की जो ये एक्टिविटी होती है ये कभी कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो इसके साथ साथ देखेंगे कि जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से इनमें क्या होता है कि एक हेल्थ इश्यूज भी आ जाता है, और नींद भी पूरा कंप्लीट नहीं होता है, स्पीच बोलने का एक डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो सरकार ने इसको टैकल करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे डब्ल्यू एच ओ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी एक गाइडलाइन जारी किया है इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए कि फिजिकल एक्टिविटीज़ है उस पर फोकस करना है, जो बच्चों की नीड है इसको कंप्लीट करने के लिए फोकस करना है। फिर गवर्नमेंट ने साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है ताकि बच्चों को डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे इश्यूज ना हो, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो साइबर क्राइम है इसको कंट्रोल करने के लिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एक स्कीम लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं जिसको लाया गया है टैकल करने के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है चिल्ड्रंस के लिए। तो इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, या इसको सपोज यूपीएससी में क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे। तो पहला हम लिखेंगे इसमें प्रॉपर पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए कि सपोज हम डिवाइस कोई आईपैड बच्चों को दिए हैं या फिर एंड्रॉयड मोबाइल दिए हैं, तो जो पेरेंटल कंट्रोल है काफ़ी काफ़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि कौन सा एप्लीकेशन हमें बच्चों को दिखाना है, कितने टाइम तक वो यूज कर सकते हैं। तो ये सारे उसमें प्रॉपर पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। और डब्ल्यू ने जो गाइडलाइन जारी किया था उसके अकॉर्डिंग जो 2 साल तक के बच्चे हैं उनको हमें मोबाइल का स्क्रीन देना ही नहीं है, उनको स्क्रीन दिखाना ही नहीं है। और इनकेस बच्चों का एज 2 साल से 4 साल के बीच में है तो उनको हम 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का एक्सेस दे सकते हैं, मोबाइल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसका एक्सेस हम दे सकते हैं। इसके साथ क्या दूसरा कंक्लूजन क्या है, हमें बच्चों को एम्पावर करना चाहिए, जैसे एथिकल वैल्यूज़ के लिए मोरल वैल्यूज़ हुआ, कल्चर को अपने एक्सप्लोर करें, लैंग्वेज को एक्सप्लोर करें। तो इससे इनमें क्या होगा कि माइंड डाइवर्ट होगा और सोशल मीडिया पे ये थोड़ा सा कम टाइम देंगे। और जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसको प्रॉपर हमें अपग्रेड करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, जिससे जो प्राइवेसी का कंसर्न है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं जिससे प्राइवेसी उनका बना रहे। और प्राइवेसी की वजह से या फिर साइबर प्राइवेसी मेंटेन रहेगा तो साइबर बुलिंग के केसेस हुआ, हैकिंग का हुआ, ये सारे केसेस कम होंगे। और हमें प्रमोट करना है बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, और गवर्नमेंट को इसमें प्रॉपर रेगुलेशन लेकर आनी चाहिए। तो ये सारे की इनिशिएटिव हैं बच्चों को कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम कम से कम यूजेस करें, जिससे कि हमारे बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। हमारे पढ़ाने से इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप हमें टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो ये कैसा है। और इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने मेंस 365 मैगजीन का पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट ऑलरेडी कवर कर लिया है। और सोशल इश्यूज़ का ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर 1 कवर कर लिया है, ये सोशल इश्यूज़ का लेक्चर नंबर 2 है। और इसके आगे 2 से 3 लेक्चर में हम सोशल इश्यूज जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर देंगे। और इसके आगे हम लेकर आएंगे इंटरनेशनल रिलेशन एंड साइंस एंड टेक, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारा दूसरा टॉपिक है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल। तो पहले देख लेते हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल एक्चुअली होता क्या है। मीन्स ऐसा कोई भी कंटेंट जिसमें एक्सप्लिसिटली सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में वहाँ उसमें दिखाया गया है या फिर उसमें उसका इंटेंशन हुआ है ऐसा दिखाने का, उसी को हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बोलते हैं। जनरल लैंग्वेज में बोलो तो ऐसा कोई भी जिसमें सेक्सुअल चीज़ें दिखाई जाती हैं बच्चों से रिलेटेड उसी को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बोलते हैं। और ये गाइडलाइन जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ मीटी जिसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने टेलीग्राम हुए, एक्स जिसको ट्विटर भी बोला जाता था, ट्वीट एंड यूट्यूब, इनको बोला था एक गाइडलाइन के थ्रू कि
जितने भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल उनके प्लेटफॉर्म्स पे हैं उनको रिमूव करें, क्योंकि ये बच्चों पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमने ऑलरेडी आपको डिफिनीशन बता दिया है। और देखेंगे 2023 तक, मई 2023 तक देखेंगे 4.5 लाख जो केसेस हैं इसके रजिस्टर किए गए थे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल से रिलेटेड। तो जो ये मटेरियल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि देखेंगे बच्चे देखते हैं या फिर इनको पता चलता है तो ये गिल्ट और शेम इनमें आता है। दूसरा, इसकी वजह से इनमें मेंटल हेल्थ का भी इश्यूज आता है। फिर और इनकेस ये इनसे कुछ रिलेटेड है तो वो क्या होता है कि सोशल आइसोलेशन हो जाता है, मीन्स वो लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है। और कुछ केसेस में देखेंगे कि इन सब चीज़ों की वजह से एल्कोहल का कंजम्पशन भी कुछ बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे इसके इम्पैक्ट्स हैं। इसको टैकल करने के लिए क्या क्या मेजर्स या स्टेप्स लेने चाहिए या गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे देखेंगे कि जो आईटी एक्ट है 2000 में जो लाया गया था उसमें इसको कवर किया गया है और काफ़ी स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज़ हैं इन सब चीज़ों के लिए जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाया जाता है। और इसको जो पोक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे जो होता है उसको भी इसमें भी कवर किया गया है। बट इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे देखेंगे कि इसका अवेयरनेस लोगों के बीच में काफ़ी कम है, स्पेशली जो बच्चे या फिर पेरेंट्स हैं उसके बीच में इस चीज़ का अवेयरनेस काफ़ी कम है। और इनकेस ये हो भी जाता तो दूसरा हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये होगा कि जो प्राइवेसी है और सेफ्टी इन दोनों के बीच में कंसर्न आ जाएगा। सपोज क्या होगा कि कहीं पे साइबर बुलिंग हुआ या फिर कहीं पे कोई ऐसा चाइल्ड अब्यूज मटेरियल किसी प्लेटफॉर्म पे एक्स पे मिल गया, तो क्या होता है कि आप देखेंगे जो मैसेज होता है ये इनक्रिप्टेड होता है जो कंपनी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी स्टोर करती है अपने एंड पे। बट इसको इन केस क्रैक कर लेते हैं तो जो पार्टी ए है और प्लेटफॉर्म है इनके बीच का जो डेटा, तो इंक्रिप्शन की वजह से डेटा में प्राइवेसी का इशू आएगा फॉर पर्सन ए। तो ये प्राइवेसी का एक इशू है। और इसके साथ साथ देखेंगे डे बाई डे फेक अकाउंट्स बढ़ गए हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी डिफिकल्ट हो गया आइडेंटिफाई करने में कि एक्चुअल इसका सोर्स क्या है। तो इसका क्या क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए या फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। पहला इसका वे फॉरवर्ड है कि इसको प्रॉपर रेगुलेट करना चाहिए कि किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ना रहे। और इसमें एक स्पेशली टारगेट करना चाहिए जो ऑनलाइन अब्यूजर्स हैं उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून लाना चाहिए या फिर स्ट्रिक्ट कोई गाइडलाइन होनी चाहिए कि कुछ भी ऐसा मिलता है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन होनी चाहिए और लोगों के बीच में अवेयरनेस भी बढ़ानी चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है एज ऑफ कंसेंट, क्योंकि रिसेंटली देखेंगे कि जो अपना लॉ कमीशन है 22 वाला, उन्होंने एक 283 वाला जो रिपोर्ट निकाला है उसमें बोला गया है कि जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है उसको 18 से कम नहीं करना चाहिए। 18 से पहले 18 है एज ऑफ कंसेंट, जो बीच में डिस्कस हो रहा था कि उसको 16 किया जाए, बट इसको लॉ कमीशन ने इसको विरोध किया है, मीन्स ये कम करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो बेसिकली पहले देख लेते हैं कि एज ऑफ कंसेंट होता क्या है। एज ऑफ कंसेंट ये यहाँ पे देखेंगे कि जो एज ऑफ कंसेंट है, एज एट विच वन इज कंसिडर्ड लीगली कॉम्पिटेंट टू कंसेंट फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज, मीन्स कोई पर्सन ए फीमेल मेल है गर्ल्स है या बॉयज है वो किस एज ग्रुप में किस एज में जाने के बाद वो सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए कंसेंट देती हैं या देता है तो वो लीगली बाइंडिंग है, लीगली उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर इश्यूज था। और देखेंगे जो पोक्सो एक्ट है 2012 में, इसको पोक्सो एक्ट में जो एज ऑफ कंसेंट है उसको 18 से कम करके 16 करने की बात चल रही थी, इसी को लेकर ये न्यूज़ में आया था। तो पोक्सो एक्ट में स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बोला गया था कि ऐसा कुछ ऑफेंसेस होता है तो इसको ट्रायल करने के लिए कोई स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। और जो पोक्सो एक्ट है इसमें एज ऑफ कंसेंट जो है इसको फिक्स किया था 18 ईयर्स पे, जिसको बाद में 16 साल करने की बात चल रही थी, बट इसको डिनाई कर दिया गया है। तो देख लेते हैं एज ऑफ कंसेंट अभी करंटली उसका क्या स्टेटस है।
देखेंगे कि भारत जो अभी अपना न्यू कोड आया है भारतीय न्याय संहिता, इसमें देखेंगे कि जो सेक्शन 63 है भारतीय न्याय संहिता के, उसमें 15 से 18 किया गया है एज ऑफ कंसेंट, जो कि पहले आईपीसी में सेक्शन 375 में 15 ईयर रखा गया था। तो ये इसको वहाँ पे बढ़ाया गया। तो इसके लिए देखेंगे कि कुछ फेवर में आर्गुमेंट है कि जो एज ऑफ कंसेंट है उसको घटा देना चाहिए, और कुछ अगेंस्ट है कि जो एज ऑफ कंसेंट है उसको बढ़ाना चाहिए, मीन्स घटाना तो नहीं चाहिए। पहला देखेंगे, पहला इशूज है कि डे बाई डे देखेंगे कि जो क्रिमिनल केसेस हैं पोक्सो एक्ट में वो बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हम सपोज एज ऑफ कंसेंट एक्ट घटा देंगे, तो जो भी पर्सन ए गर्ल्स है या बॉयज़ है, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए जब दोनों ओके रहेंगे कपल, तो कोई इशू नहीं है, मीन्स वो हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी इन केस वो दोनों लोग कंसेंट से कर रहे हैं। बट अभी के लिए इन केस 18 ईयर है, वो 17 में जाके कुछ भी ऐसा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको एज अ क्राइम कंसिडर किया जाता है। तो पहला तो ये एक आर्ग्यूमेंट है उसको रिड्यूस करने के फेवर में। दूसरा है कि देखेंगे कि सोशल जो रियलिटीज़ है डे बाय डे चेंजेस हो रहे हैं, तो इनको देखते हुए भी इसको घटाने की बात चल रही थी या फिर इसको फेवर करते हैं। और जो देखेंगे कि ये इंडिविजुअल्स की ये ऑटोनॉमी होती है कि वो कौन से एज ग्रुप में क्या करना है, उनकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ये पॉइंट हो गया। फिर साथ साथ देखेंगे कि जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ कंसेंट मैक्सिमम एज में देखेंगे कि 13 से 18 के बीच में है। और जर्मनी हुआ, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, पोर्चुगल, यहाँ पे एज ऑफ कंसेंट 14 है। और इंग्लैंड और वेल्स जो है यहाँ पे एज ऑफ कंसेंट 16 साल है। तो इस इंडिया भी इसको सोच रहा था कि हम ग्लोबल जो प्रैक्टिस हैं उसके इक्विवेलेंट करें या फिर उसके नियर अबाउट तक जाएं। बट इसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्गुमेंट है जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट वो एज घटाने के लिए नहीं बोलता है। जैसे देखेंगे कि पहला है कि साइकोलॉजिकल इमेच्योरिटी होती है उस एज तक, इनकेस 16 कर देते हैं तो 16 के एज में देखेंगे बहुत सारे बच्चे उतने मैच्योर नहीं होते हैं कि ये इतना बड़ा स्टेप्स के बारे में अपना कंसेंट दे पाए या फिर वो उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे। तो पहला तो ये इशू है। दूसरा इशू है कि जो एज ऑफ कंसेंट है मैरिज, इसमें देखें क्योंकि जब शादी होती है शादी के लिए 18 प्लस गर्ल्स के लिए चाहिए, बट हम उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए 16 प्लस कर देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट करेगा कि हम शादी पहले ये जो सोसाइटी लेवल पे ये चीज़ें हैं कि शादी पहले कैसे ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कोई कर सकता है। तो ये यहाँ पे ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दूसरा इशूज है। और तीसरा देखेंगे कि ये इनके 16 साल कर देते हैं तो बहुत जगह ऐसा होता है कि जो पुअर गर्ल्स होती हैं या पुअर फैमिलीज होती हैं वो सेक्स चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की शिकार बन जाएंगे कि हम 16 साल कर देंगे। तो बहुत जगह जो चाइल्ड का ट्रैफिकिंग है, एक्सप्लॉयटेशन है, ये काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इनकी वजह से भी ये कुछ अगेंस्ट में फैक्टर हैं। फिर वहाँ पे देखेंगे चाइल्ड मैरिज और अर्ली प्रेगनेंसी के भी केसेस बढ़ जाएंगे। तो इसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमारा अगला टॉपिक है चाइल्ड मैरिज, क्योंकि रिसेंटली जो लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2023 में लॉन्च किया गया था, रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसने 1993 से 2021 के बीच में नियरली 28-29 ईयर्स का इन्होंने डेटा एनालिसिस किया और उससे रिलेटेड क्या क्या फाइंडिंग्स है उसको उन्होंने बताया, जिसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। कि इनका की फाइंडिंग ये था कि जो चाइल्ड मैरिज है वो धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि 93 में चाइल्ड मैरिज लगभग 50% जो शादी होती थी वो चाइल्ड मैरिज में होती थी, लेकिन जो 21 है यहाँ पे देखेंगे ओनली 22% शादियाँ ही सिर्फ चाइल्ड मैरिज एज ए चाइल्ड मैरिज हो जाती हैं। और उसमें भी 5 गर्ल्स में से एक गर्ल्स का चाइल्ड मैरिज होता है और 6 लड़कों में से एक लड़कों का चाइल्ड मैरिज होता है, जो कि ये जो स्टैंडर्ड है इससे काफ़ी कम है। और ये मोस्टली होता है बिहार हो गया, इंडियन स्टेट्स की बात करें तो बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जो 4 स्टेट्स हैं यहाँ पे देखेंगे मोर देन 50% केसेस सिर्फ यहीं से रजिस्टर किए जाते हैं। बट यहाँ पे जो मणिपुर है यहाँ पे देखेंगे इसने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है वहाँ पे चाइल्ड मैरिज को लेकर, यहाँ पे उनका एज काफ़ी बढ़ गया है। और इसके रीजंस क्या हैं, क्योंकि इनकेस चाइल्ड मैरिज कम हुआ है तो इसके क्या क्या रीजंस, तो वो देखेंगे
कि जो जो रूल्स और रेगुलेशन है इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया है, और महिलाओं की या गर्ल्स का जो एजुकेशन है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो इसकी वजह से भी चाइल्ड मैरिज घटा है। और सरकार का कुछ इनिशिएटिव है, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्पेशली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काफ़ी हाईलाइटेड स्कीम्स है गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से ये सारे केसेस जो हैं चाइल्ड मैरिज के धीरे धीरे कम हुए हैं। बट चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड क्या क्या रीजंस हैं, क्यों चाइल्ड मैरिज इतना होता है इंडिया में, उससे रिलेटेड भी देख ले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला रीजन है कि पॉवर्टी, क्योंकि देखेंगे कि पॉवर्टी की वजह से भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम जल्दी बच्चियों का या बच्चों का शादी कर देंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी, तो वो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। दूसरा है कि कुछ जगह कल्चरल इश्यूज, ये नॉर्म्स हैं कि हमें 16 साल या 17 साल तक जाते जाते शादी कर लेनी चाहिए। फिर कुछ एजुकेशन की वजह से कि एजुकेशन कम होता है, तो एजुकेशन कम होने की वजह से बच्चे फ्री हो जाते हैं, तो फिर वो पेरेंट्स या गार्जियन जो होते हैं शादी कर लेते हैं। या एजुकेशन में ब्रेक हो जाता है तो पेरेंट्स या गार्जियन सोचते हैं कि अभी हम अपने बच्चों को क्या करें, तो फिर वो क्या होता है शादी कर देते हैं। फिर ली और कोई लीगल इन्फोर्समेंट प्रॉपरली इनइफेक्टिव था, इसकी वजह से भी चाइल्ड मैरिज के केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और सेफ्टी सिक्योरिटी का भी एक इश्यूज है। बट चाइल्ड मैरिज को लेकर इम्पैक्ट, इन केस चाइल्ड मैरिज होता है तो उससे इम्पैक्ट क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। पहला तो एक हेल्थ का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी हो सकता है, मैटरनल मोर्टेलिटी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। फिर इंटरजनरेशनल, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में जाने वाले जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं। जैसे देखेंगे कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, यंग मदर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें यूजुअली देखा जाता है उनका हेल्थ का इश्यूज रहता है, कुछ ना कुछ माल न्यूट्रिशन या फिर किसी और रीजन की वजह से। चाइल्ड मैरिज होता है उसका जो रिकॉग्नाइज किया जाता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए और जेंडर बेस्ड वायलेंसेस के लिए। इसके साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन भी कहीं पे अच्छा नहीं होता है, तो ये भी कुछ रीजन है, जैसे एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी कम मिलता है एजुकेशन ना होने की वजह से। फिर एजुकेशन कम होता है, तो ये इकोनॉमी की वजह से भी इसका चाइल्ड मैरिज पे इम्पैक्ट होता है। लोग सोचते हैं कि शादियां जल्दी हो जाए। और इसके अलावा इसका क्या क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए कि जो चिल्ड्रंस के राइट्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए, उनको प्रॉपर अवेयरनेस देना चाहिए और स्किल पे उनको फोकस करना चाहिए। जो रूल और रेगुलेशन है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हमारे कम्युनिटी में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसको फोकस करके उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और स्किल का हमें डेवलप करना चाहिए, जिससे कि वो इनकेस एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद स्किल रहेगा तो अदर जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो चाइल्ड मैरिज है वहाँ पे भी ये केसेस डे बाई डे कम हो जाएंगे। हमारा अगला टॉपिक है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, कि चाइल्ड लेबर का क्या क्या स्टेटस है। तो बेसिकली चाइल्ड लेबर का स्टेटस देख लेते हैं कि ग्लोबली देखा जाए तो पहले 10 में से एक बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार है, ये यूनिसेफ के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। और इंडिया में देखा गया है कि 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 10.1 मिलियन जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर के शिकार हैं। और उसमें भी जो 80% जो चाइल्ड लेबर है वो सिर्फ रूरल एरिया में होता है। और उस 80% में 62.8% चाइल्ड है वो सिर्फ हजार्डस वर्क, मीन्स ऐसा इंडस्ट्री जिसमें जान को लेकर काफ़ी रिस्क होता है, इन सब इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है। तो देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या प्रोविजन है इन सब चीज़ को लेके। एक तो आर्टिकल 24 है जिसमें प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज बोला गया, मीन्स किसी भी फैक्ट्रीज में चिल्ड्रेन का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 30 में है, आर्टिकल 23 में बोला गया है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर, स्पेशली फोर्स लेबर के बारे में बोला गया है। डीपीएसपी में आर्टिकल 39 में बोला है कि डायरेक्ट स्टेट टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रेन इज नॉट अब्यूज, मीन्स एज की वजह से किसी को इशू नहीं आनी चाहिए।
फिर लीगल प्रोविजन, अदर लीगल प्रोविजन देखेंगे तो ये चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट है। मीन्स चाइल्ड बेसिकली क्या हो गया, 18 तक के बच्चों को चाइल्ड बोला जाता है, और एडोलेसेंट जो होते हैं वो 14 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनको एडोलेसेंट बोलते हैं। फिर इसको टैकल करने के लिए कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005 है। फिर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जुवेनाइल जस्टिस है। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव लीगल प्रोविजंस हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए। और गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव भी है, जैसे पेंसिल पोर्टल। यहाँ पे ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चाइल्ड लेबर से रिलेटेड सारे डेटा और उससे क्या क्या इनिशिएटिव है इस पर फोकस किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है, देखेंगे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने पीएम जनमन स्कीम लॉन्च किया था, और ये लॉन्च किया था जनजातीय गौरव दिवस के दिन, जिसको हम ट्राइबल प्राइड डे बोलते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है एंड कब मनाया जाता है, इसका क्या रीज़न है। जिसका भी आंसर करेक्ट रहेगा उसको हम कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर राइट है। तो बेसिकली ये सेंट्रली ये पीवीटीजी जो है, पीवीटीजी का फुल फॉर्म है पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसी को शॉर्ट में हम पीवीटीजीज बोलते हैं। ये सेंट्रली जो सेंट्रल के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक स्पेशल कैटेगरीज है, इसको एसटी के अंदर रखा गया है। और इसको फर्स्ट टाइम 1973 में रिकॉग्नाइज किया गया था, और जब इनिशियली इसको पीटीजी बोलते थे, और ये आया था यूएन ढेबर कमीशन के द्वारा, जिसको 2006 में रीनेम करके बोल दिया गया था पीवीटीजीज। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे ये इनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है थोड़ा पुराना होनी चाहिए, लिटरेसी कम होना चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए, और इनका जो पॉपुलेशन है थोड़ा डिक्लाइन वाले मोड में होना चाहिए। तो करेंटली देखेंगे कि 75 पीवीटीज हैं जो कि 18 स्टेट्स और अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है वहाँ पे फैले हुए हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा स्टेट में है, जिसमें से 75 में से सिर्फ 13 तो उड़ीसा स्टेट में पीवीटीज हैं। तो हम देख लेते हैं कि पीएम जनमन स्कीम क्या है। ये बेसिकली 2023 बजट, यूनियन बजट जो 2023-24 में आया था, इसमें लॉन्च किया गया था। और इसमें बोला गया था कि जो 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस हैं 9 मिनिस्ट्रीज में लेकर, इसमें इसको स्कोप में रखा गया था, यहाँ पे ये अप्लीकेबल होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 24,104 करोड़ रुपए फंड पास किए थे अगले 3 साल के लिए। और इसका की इनिशिएटिव था कि जो पीवीटीजीज हैं उनका जो हाउस होल्ड और हैबिटेशन मीन्स रहने से रिलेटेड जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उस पर फोकस करना, जैसे हाउसिंग हो गया, मीन्स रहने का उनका अच्छा घर चाहिए, पानी साफ सुथरा पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, फिर एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए जिससे उनके बच्चे एजुकेट हो सकें प्रॉपरली, हेल्थ का प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, और जो खाने पीने का न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये सारे इसके की ऑब्जेक्टिव थे। और इसके साथ साथ इसमें कुछ एक एडिशनल गोल भी रखा गया था, जिसको सिकल सेल डिजीज बोलते थे, उनको खत्म करना है, टीबी एलिमिनेशन। तो ये सारे कुछ पीएम जनमन स्कीम्स के इनिशिएटिव थे। बट कुछ इश्यूज हैं जो पीवीटीजीज जो हैं इनके द्वारा फेस किया जाता है, और ये बेसिकली देखेंगे क्या होता है कि ये जियोग्राफिकली काफ़ी रूरल एरिया या रिमोट एरिया में होते हैं। तो इनकी वजह से पहला ये इनका क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का काफ़ी इशू आता है, क्योंकि देखेंगे वहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंटल वर्क हो रहे हैं, जैसे वहाँ पे रोड बन रहा है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए उनको डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी दिक्कत आती है, और साथ साथ में उनकी जो अपना कल्चरल आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे मॉडर्ननेस के चक्कर में ख़त्म होती जा रही है। दूसरा है, हमने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट वाला इशू एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। तीसरा है कि इसमें लिटरेसी कम है। फिर हेल्थ का इश्यूज है, डेट का बॉन्डेज है, मीन्स इन पे उधार का बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और ये ऐसा वर्ग है, ऐसा क्लास है जो क्लाइमेट की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं, क्योंकि ये रहते जियोग्राफिकली काफ़ी रिमोट एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पे क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है।
और इनके साथ साथ देखेंगे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, स्पेशली एजुकेशन हेल्थ सेक्टर और जॉब्स के लेकर, जिनकी वजह से ये काफ़ी दिक्कत होता है, ये प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए ऐसे जो पीवीटीजीज हैं इनको अपलिफ्टमेंट के लिए? तो पहले तो इनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना चाहिए और जो पीवीटीजीज हैं उनकी क्या क्या बेसिक जो नीड्स हैं उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। उनके राइट पे, जो राइट है उनका, उन पे फोकस करना चाहिए। ऐसा कुछ इनिशिएटिव लाना चाहिए कि गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स है उसमें प्रॉपरली ये पार्टिसिपेट करें। और इनका कल्चरली ये सेंसिटिव सब होते हैं, मीन्स ये कल्चर को लेके काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो इस पे भी फोकस करना चाहिए। और स्पेशल फोकस करना चाहिए इनके एजुकेशन पे, जिससे इनका काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो सके। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव हैं और कंक्लूजन जिसको हमें ध्यान में रखकर इनकी हम अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सकते हैं। इनमें जो देखेंगे कि कुछ हेल्थ से रिलेटेड भी इश्यूज हैं, क्योंकि रिसेंटली देखेंगे जो स्टैंडिंग कमेटी है अपना, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था जिसमें बोला हेल्थ फैसिलिटी फॉर ट्राइबल वुमन, मीन्स जो ट्राइबल वुमेन्स होते हैं उनके हेल्थ के लिए क्या क्या काम करना है या फिर क्या क्या इश्यूज हैं इन सब चीज़ को लेकर। तो देख लेते हैं, क्योंकि ये ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली यूपीएससी या फिर जो भी स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहले तो उनका जो मोर्टेलिटी रेट है, मीन्स उनका डेथ का रेशियो है, काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली जो चाइल्ड मैरिज की वजह से। और जल्दी चाइल्ड मैरिज हो जाता है तो जल्दी मदरहुडनेस की वजह से फिर उनका बॉडी मास काफ़ी कम होता है, एनीमिया का इशू है। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से हाई मोर्टेलिटी रेट है। फिर डेटा डिफिशियंसी है, मीन्स इनके पास प्रॉपरली जो ट्राइबल हेल्थ केयर सिस्टम है इससे रिलेटेड गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है, जिससे ये टारगेटेड कोई पॉलिसी या फिर गाइडलाइंस लेकर नहीं आ पाते हैं। और टीनेज का जो प्रेगनेंसी होता है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज हो जाता है तो वहाँ पे टीनेज प्रेगनेंसी का केसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारे जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं। और ट्रिपल डिजीज बर्डन, हम आगे देखेंगे कि ट्रिपल डिजीज बर्डन क्या होता है। तो ये जो ट्राइबल वुमन है इनके हेल्थ को लेकर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखेंगे ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और वुमेंस जब उन पे हम फोकस करेंगे तो वुमेंस का ऑटोमेटिक एम्पावरमेंट होगा। और इसके साथ साथ जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये भी काफ़ी मेंटेन रहेगा इन लोगों के बीच में। और यूएन का जो एक डिक्लेरेशन है वो भी फुलफिल होगा, यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल। तो ये सारा इनका राइट भी बना रहेगा। बट इसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे देखेंगे कि कम्युनिकेशन का बैरियर, मीन्स ये जनरली इनका लोकल लैंग्वेज होता है जिसको प्रॉपरली ऑफिसर्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और जब कम्युनिकेशन का इशू आता है तो उनके जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन नहीं आ पाते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे कि जो मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम है इनके पास उसका इजीली एक्सेसिबल नहीं है। फिर जियोग्राफिकली ये काफ़ी रिमोट एरिया में रहते हैं और इनके पास हेल्थ केयर का काफ़ी इश्यूज है रिमोट एरिया में रहने की वजह से। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए जिसकी वजह से जो ये ट्राइबल वुमेन हैं इनका हेल्थ का जो कंडीशन है वो इसमें इम्प्रूव हो सके? तो हमें एक सेपरेट डेटाबेस बनाना चाहिए जो ट्राइबल से रिलेटेड डेटा रहे, जिसमें हमें पता रहे कि कहाँ पे ट्राइबल का कितना पॉपुलेशन है, जिससे हम टारगेटेड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और अच्छे से कर सकें जिससे इनको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी एक्सेस रहे। और एक सोशल स्पेशल ड्राइव ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे कि जो ये ट्राइबल वुमन रहे उनमें एजुकेशन का अवेयरनेस लाया जा सके। क्योंकि जब वो अवेयरनेस रहेंगी तो वो अपने अदर जो रीजन्स, अदर फॉर्म्स हैं उन पे भी फोकस कर पाएंगी और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का एक स्किल डेवलप होगा। और जो ट्राइबल का पॉपुलेशन, इनके लिए कोई इस अलग से कोई प्लान लेकर आना चाहिए। और इनमें देखेंगे कि क्या होता है कि ये लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन भी लेते हैं, मीन्स आयुर्वेद से रिलेटेड, पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से रिलेटेड मेडिसिन भी लेते हैं। तो इनको कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपना जो रेगुलर मेडिसिन सिस्टम, तो इनसे इसको बूस्ट मिलेगा।
हमारा अगला टॉपिक है कि रिसेंटली देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था जिसमें सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसमें एलजीबीटी के शादी से रिलेटेड शादी जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जैसे एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उसका फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, एल फॉर लेस्बियन, जी फॉर गे, बी फॉर बाइसेक्सुअल, टी फॉर ट्रांसजेंडर एंड ये सारे जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए इसमें अदर जो ट्रांसजेंडर है उनको इंक्लूड किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट ये दिया कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको शादी करने की एक राइट चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इनको ये ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं दे सकते हैं कि वो शादी कर सकें, क्योंकि देखेंगे कि शादी जो होती है वो हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन होती है। 10% सीनियर सिटीजन है हमारे पॉपुलेशन के, और उसमें भी जो 78% जो सीनियर सिटीजन है उनको कोई भी पेंशन नहीं दिया जाता है, जिनकी वजह से उनको अपने डेली लाइफ का रिक्वायरमेंट है इसके लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और जो देखेंगे कि 80% सीनियर सिटीजन ही सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस कवर किया गया उनको, तो ये उनको बना रहता है कि हमें कुछ हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू आएगा तो वहाँ कहाँ पे इलाज कराएंगे, कैसे इलाज कराएंगे। तो ये सारे कुछ सीनियर सिटीजन को लेकर इश्यूज हैं। तो हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या अपने संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन दिया हुआ है क्या। तो आर्टिकल 41 में सीनियर सिटीजन को लेकर बोला गया था कि जो ओल्ड एज से रिलेटेड हैं उनके अनएम्प्लॉयमेंट या फिर पब्लिक पब्लिक इन द सेंस की जो स्टेट है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके असिस्टेंस के लिए, आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टेट का जो आइटम नंबर 7 है, सेवेंथ शेड्यूल में जो आइटम नंबर 9 है स्टेट लिस्ट का, और जो कॉन्फ्रेंट लिस्ट है इसमें 2023-24 इसमें ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के बारे में बताया गया है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन उस एक प्लानिंग के पार्ट हैं। तो ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सीनियर सिटीजन है उस पर क्या क्या इश्यूज हैं, उनके इश्यूज के लिए क्या क्या वर्क कर रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अभी देखेंगे कि करेंटली क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है एल्डरली जो पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड। कि एक देखेंगे नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर, ये ओल्डर पेंशन है, ये एक पेंशन स्कीम है, इसको लेकर लाया गया है। एक सेज इनिशिएटिव है जिसको प्रमोटिंग सिल्वर इकोनॉमी सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन, इसको लेकर आया गया है। और सीनियर सिटीजन को लेकर देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे कुछ काफ़ी अच्छे प्रैक्टिसेस भी हैं, जैसे जापान में देखेंगे कि एक हेल्दी जापान 21 प्रोग्राम लेकर आया गया है, जिसमें जो एजिंग पॉपुलेशन है इनके प्रॉपर सपोर्ट के लिए जैसे स्मार्ट वॉक, स्मार्ट डाइट, स्मार्ट ब्रीद, इन सब चीज़ों को लेकर एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लेकर आया गया है। यूके में देखेंगे कि जो हेल्थ सर्विस है इनको सीनियर सिटीजन के लिए फ्री अवेलेबल कराया गया है एक स्कीम के माध्यम से, जिसको नेशनल हेल्थ सर्विस बोलते हैं। सीनियर सिटीजन को लेकर अभी करेंटली क्या क्या चैलेंजेस देखेंगे, उनका हेल्थ का काफ़ी इशूज रहता है, क्योंकि इस एज ज़्यादा होने की वजह से हेल्थ का इशूज है। फिर सोशल इशूज मीन्स वो अपने खुद के डेली लाइफ्स के लिए, डेली लाइफ और डेली रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और गांव और शहरों में देखेंगे कि काफ़ी डिस्पैरिटीज़ है इन एज ग्रुप के बीच में, जो सीनियर स्पेशली सीनियर सिटीजन है। इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि देखेंगे जो 70% जो सीनियर सिटीजन है वो डेली अपने नीड्स के लिए अपने फैमिली पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इसके साथ साथ जो डिजिटल डोमेन में देखेंगे कि उसमें जो 60+ वाले सीनियर सिटीजन होते हैं, इनमें 85.8% लोग डिजिटली एंड कंप्यूटर से रिलेटेड इलिटरेट होते हैं। मीन्स इनको कंप्यूटर और जो डिजिटल सर्विसेज है इनको कंज्यूम करने में दिक्कतें आती हैं या फिर ये कर नहीं पाते हैं। ये सारे इश्यूज हैं। फिर यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं सीनियर सिटीजन को, क्योंकि डे बाई डे उनका हेल्थ डाउन होता है तो उनको मेडिसिनल रिक्वायरमेंट पड़ते हैं। फिर सोशल एम्पावरमेंट के लिए भी
इनका हमारे सोशल एम्पावरमेंट के थ्रू हम इनको अपने सोसाइटी में इंक्लूड करके काफ़ी अच्छे से हम अपना सोशल इंक्लूजन पे फोकस कर सकते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको वन स्टॉप सेंट्रल पोर्टल बनाना चाहिए, जिससे कि कोई भी सीनियर सिटीजन है या फिर उससे रिलेटेड इश्यूज है तो उस पर फोकस कर सकें। हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है आज के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो होते हैं, मीन्स कोई पर्सन है और वो डिसेबिलिटी है, उसमें फिजिकली या मेंटली कोई डिसेबिलिटी है, तो उसके रिलेटेड क्या स्टेटस है, क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखेंगे कि हमारे सोसाइटी में जो हमारा पॉपुलेशन उसमें 2.21% देखेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी है, मीन्स कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी, इतने जो पर्सन है डिसेबिलिटी के शिकार है। तो ये देखेंगे यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी इसमें जनरली क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी, हमारे लेक्चर नंबर 2 जो आज का लेक्चर है, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर हमें टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इनकेस आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, हम उस टॉपिक पे अपडेटेड वीडियोस लेकर आएंगे और कुछ भी आपका डाउट्स रहेगा तो उसको ट्राई करेंगे क्लियर करने का। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस लेकर आने के लिए, क्योंकि एक वीडियोस बनाने में काफ़ी इसमें मेहनत लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड्स। तो अभी देखेंगे कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है इसमें 2.21% 2.21% सिर्फ उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मीन्स जो लॉन्ग टर्म में फिजिकल से रिलेटेड, मेंटल से रिलेटेड या फिर इंटेलेक्चुअल मीन्स वो थिंकिंग से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है किसी पर्सन में, तो उसको पीडब्ल्यूडी कंसीडर किया जाता है। इसमें भी कई कैटेगरीज भी होती हैं जिसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी ये 2.21% है उसमें से देखेंगे कि जो 44% है वो सिर्फ महिलाएं हैं और 69% जो है ये रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ से आते हैं। और उसमें भी देखेंगे जो 55% पीपल हैं, पब्लिक है, ये इलिटरेट है, मीन्स इनको एजुकेशन का एक्सेस नहीं है या फिर एजुकेशन सिस्टम से ये लोग उतने अवेयर नहीं है। तो जो पीडब्ल्यूडी हैं, मीन्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले जो हैं, जैसे उसमें किसी भी टाइप का डिसेबिलिटी है, उनसे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है। एक तो स्टीरियोटाइप, मीन्स हमारे सोसाइटी में देखेंगे उनका उतना रिस्पेक्ट नहीं है, मीन्स उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है हर लेवल पे, मल्टीपल लेवल पे। और उसको हम प्रीजर्स करते हैं उनके बॉडी या फिर उनके पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो भी रीजन है उसकी वजह से। इनको एक्सेसिबिलिटी का भी इशू है, जैसे प्रॉपरली इनके लिए स्कूल का एक्सेस नहीं है, हॉस्पिटल का प्रॉपरली एक्सेस नहीं, शॉपिंग का एक्सेस नहीं है, जिससे इनको क्या होता है काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कम्युनिकेशन का भी काफ़ी एक बैरियर है, क्योंकि ये प्रॉपरली किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं डिसेबिलिटी की वजह से। और बहुत जगह देखेंगे कि पॉलिसी का भी इशू है, कि पॉलिसी जो गवर्नमेंट लॉन्च तो करती है बट ये जो एक्चुअल नीडी पर्सन है उसके पास ये पहुंच नहीं पाता है। और इसके साथ साथ जो अगला चैलेंज है, पॉवर्टी भी सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखेंगे कि पॉवर्टी की वजह से बहुत ज़्यादा पर्सन विद डिसेबिलिटी परेशान रहते हैं और अनटाइमली डेथ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्या क्या अदर प्रोविजन है उसको देख लेते हैं। कि हमें एक नेशनल और स्टेट फंड बनाना चाहिए, जिससे हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, पीडब्ल्यूडी पर्सन है, उनको हम सपोर्ट कर सकें उस फंड की हेल्प से। और इनसे रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है, डिस्क्रिमिनेशन है या इनके साथ कोई भी गलत काम या फिर क्रिमिनल कुछ भी एक्टिविटीज़ करता है, तो जो चीफ कमिश्नर और कमिश्नर लेवल के एक सेफ गार्ड इनको बनाना चाहिए, जो इनके राइट का ध्यान रखे, क्या क्या इनके अधिकार हैं इनके बारे में भी सोचे और इनका प्रॉपर रिपोर्टिंग हो। और सेंट्रल और स्टेट लेवल पे एक एडवाइजरी बोर्ड होनी चाहिए डिसेबिलिटी से रिलेटेड, जो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करें और इफेक्टिवली उस पॉलिसी को पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके पास तक हम उस चीज़ को पहुँचाएँ। और उनसे रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो स्पेशल कोड बनानी चाहिए और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होना चाहिए, जिससे इनको हेल्प मिले और ये
इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं इसको रिजॉल्व कर सकें। देखेंगे कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं इनसे रिलेटेड कुछ अदर स्कीम्स भी हैं, जैसे सोशल लेवल पे देखेंगे एक्सेसिबल इंडिया, ये गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया प्रोग्राम है जिससे इन लोगों को, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, इसके थ्रू इनको सपोर्ट करने का काम किया जाता है। फिर यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला है, जिससे कि कोई भी पॉलिसी बनता है तो इस आइडेंटिटी के बेस पे उनको प्रॉपरली उसमें इंक्लूड किया जा सके। फिजिकल एम्पावरमेंट के लिए देखेंगे कि इनको असिस्ट किया जा रहा है कि परचेजिंग और फिटिंग के लिए, जैसे एड्स हो गया, उनके कान में सपोज कुछ लगाना है, या फिर कोई अदर असिस्टिव उनको डिवाइस है, जैसे व्हील चेयर हो गया जिसपे वो लोग चलते हैं, कान इनके सुनने का कुछ इशू है तो उसमें जो ईयर में कोई एक बड जैसा आता है, तो इन सारा जो सिस्टम है फिजिकल एम्पावरमेंट कर सकें। फिर इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट करने के लिए उनको, पर्सन विद डिसेबिलिटी को सरकार कुछ पेंशंस देती है और इनकी स्किल्स पे भी फोकस करना चाहिए, जिससे ये अपने खुद से भी मेहनत करके कुछ कमा खा सकें। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं, और इनकेस आपको हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे जुड़िए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और अपने चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और इनकेस आपको मेरा वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो वो भी बताइए, हम अपना अगला टॉपिक, हम उस अगला वीडियोस उस टॉपिक पर लेकर आएंगे। और ये मेंस 365 मैगजीन का ये सब्जेक्ट नंबर 4 है, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी को ऑलरेडी कवर कर लिया है। सोशल इश्यूज का ये लेक्चर नंबर 2 है। और इनकेस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो ये हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें अदर सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। और इसके बाद हम 2 और सब्जेक्ट का अपना वीडियोस लेकर आएंगे, जिसमें इस जो साइंस एंड टेक है वो, एंड दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन है, ये सारा हम वीडियोस लेकर आएंगे, जो कि यूपीएससी और अदर जो पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।